नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जेके एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। तो आज हम रेशो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसमें क्या कंसेप्ट यूज़ होते हैं वो देखेंगे। पहले हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें हमने पढ़ा था रेशो और प्रोपोर्शन के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज को, और आज हम उसके अलावा जो हमें कंसेप्ट पता होने चाहिए वो पढ़ेंगे। और इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इससे बाहर से आएगा। तो मैक्सिमम ये सब आपके प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं जो कि जेकेएसएसबी में पूछे गए हैं। तो आपको अच्छे से कंसेप्ट सीखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो रेशो दी गई है, ए रेशो बी रेशो सी, और हमें फाइंड करना है ए बी सी को। मतलब दो अलग अलग रेशो दी हैं और हमें एक रेशो फाइंड करनी है जो कि उन दोनों को मिला के बनी होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो अलग अलग रेशो आपको दी गई हैं उनको लिख लेना है। जैसे ए बी दिया गया है और बी सी दिया गया है, 4 और 7। अब हमें फाइंड क्या करना है, ए बी और सी, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में जो बी है हमारा कॉमन है, लेकिन एक में बी की वैल्यू 9 दिखा रहा है और बी दूसरे में दिखा रहा है 4। अगर बी दोनों में कॉमन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों नंबर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी ऐसे नंबर में जो बी की वैल्यू इक्वल दे। और उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम डायरेक्ट इसका मल्टीपल देख सकते हैं, 9 और 4 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो दोनों में आता है, और दूसरा है 9 और 4 का हम एलसीएम ले सकते हैं। तो हम देखेंगे 9 और 4 में जो 36 है वही एक ऐसा मल्टीपल है जो पहले इन दोनों का आता है। 9 भी 36 को डिवाइड कर सकता है और 4 भी 36 को डिवाइड कर सकता है। इसके जो पहले हैं जैसे 9, 18, 27 वो नहीं कर सकता 4 डिवाइड। इसका मतलब 36 एक ऐसा मल्टीपल है जो v की वैल्यू को कॉमन कर सकता है दोनों पार्ट्स में, इस पार्ट में भी और इस पार्ट में भी। लेकिन ये 36 बना कैसे है, इस 9 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद और इस 4 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 36 बनेगा, राइट। लेकिन क्योंकि ये रेशो में है तो रेशो में क्या होता है, अगर ये हमारे पास 5 है, ये 9 है, और यहाँ पे 4 है और 7 है, ये दोनों आपस में क्या हैं, कनेक्टेड हैं। अगर हम 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो उसके साथ कनेक्टेड है ये 5, ये भी ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 4 के साथ। तो बस ये एक इसका कंसेप्ट होता है, हमें इसको कॉमन एक मल्टीपल लेना होता है, और जिस भी नंबर से ये कॉमन मल्टीपल आते हैं, जैसे ये 9 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा था और इस 4 को 9 से, उस नंबर को हमने इस पूरी रेशो के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है। अब इन शॉर्ट मैं एक बार आपको फिर से लिख के बताता हूँ कि इसमें क्या कंसेप्ट यूज़ हुआ है, ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से देख पाएँ। अब देखिए सिंपल आपको मैं फिर से एक बार बताता हूँ। ए बी 5:9, बी सी 4:7। बी को हमने कॉमन किया, हमें पता है 36 से ये दोनों क्या हो जाते हैं, कॉमन हो जाते हैं। लेकिन ये 36 9 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, और ये 36 इस 4 को 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। और हमने क्या बोला कि जिससे भी ये मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है वो उन दोनों रेशो को मल्टीप्लाई कर देगा। इसका मतलब यहाँ पे ये 20 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा, 9 4 36, और इस केस में 4 9 का 36, हमने 36 ऑलरेडी लिखा हुआ है बी को तो हम वहीं पे छोड़ देंगे, और 9 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 63। तो ये आ जाएगा हमारे पास बी जो कि कॉमन था दोनों में, ए जो कि कॉमन निकलने के बाद जो मल्टीपल हमारा निकला था 4 उसकी मदद से आया, और ये आ गया हमारा सी जो कि 9 हमारा मल्टीपल निकलने के बाद उसको मल्टीप्लाई करने पे आया। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ए बी सी की रेशियो निकल जाएगी 20 36 63। अब देखिए पेपर में अगर आप जा रहे हैं और बहुत सारा कंपटीशन है तो अब जेके एसएसबी क्या करेगा,
यही क्वेश्चन को एक ऐसे तरीके में आपको देगा कि आप लोग निकाल लोगे इस तरीके से और आंसर लगा दोगे, लेकिन आप गलत करके आओगे। और वो कैसे होगा? ट्विस्ट आता है यहाँ पे, ए रेशो बी रेशो सी। इन्होंने आपसे ये पूछा था। ये कभी कभी क्वेश्चन क्या फ्रेम कर देते हैं, आपको ए रेशो बी सीरीज में लिखा है, बी सी सीरीज में लिखा है। आप सोचोगे जो लिखा होगा ए बी सी ही फाइंड करना। आपने दिया आंसर अपना 20, 36 और 63, और ऑप्शन में भी दिखा और आपने टिक कर दिया। लेकिन कभी कभी ये क्या करता है, आपसे पूछ लेगा ए रेशो सी रेशो बी। अगर तो आपने इसको ध्यान से पढ़ा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर सही से निकाल पाओगे, वरना आप यही वाला आंसर लगा के इसको दे देंगे और ये आपका यहाँ से निकालता हुआ आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो हमेशा जो फाइंड करने के लिए बोला जाए उस पर ध्यान देना है। अगर बाई चांस मैंने बोला इसकी जगह अगर आपसे ए रेशो सी रेशो बी पूछता तो आपका आंसर होता 20, 63 और 36। उस केस में आपका आंसर निकलता सी। तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है इस पे ध्यान दे के फिर ही आपको लास्ट में आंसर को OMR शीट पे मार्क करना है, या अगर आप कंप्यूटर में दे रहे हैं CBT तो आपको वहाँ पे टिक करना है। ठीक है, तो चलिए इसके साथ हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कंसेप्ट सेम है, ए रेशो बी दिया गया है, बी रेशो सी दिया गया है, लेकिन पूछा क्या गया है हमें वो ध्यान देना है, ए रेशो सी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अगेन अपना बी की जो वैल्यू है देखिए यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, बी को कॉमन करना है। कॉमन करने के बाद जो हमारा मल्टीपल आता है उससे उससे इस पूरी रेशो को मल्टीप्लाई करना है और इस पूरी रेशो को मल्टीप्लाई करना है, और वहाँ से हमने ए रेशो सी को निकाल लेना है। तो जो भी आपका आंसर आएगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अगर आपसे बाई चांस ये नहीं निकलता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम आपको अगली वीडियो में निकाल के बता देंगे। अब अगला क्वेश्चन सेम कंसेप्ट, ए बी दिया है, बी सी दिया है, ए बी सी फाइंड करना है। मतलब सीरीज़ में ही दिया है तो सीरीज़ में ही आंसर आपका निकल जाएगा। बहुत आसान है, ये भी आप निकाल लेंगे। ये देखिए तीनों प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, आप सोच सकते हो इस कंसेप्ट की कितनी वैल्यू है। तो अब अगला देखिए हमें आएगा, एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर इन रेशो दिस। तो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? तो इसके लिए तो जनरल है, क्वाड्रिलेटरल जो आपको दिया गया है उसके एंगल्स की रेशो दी गई है आपको। ठीक है, कभी भी आपको किसी भी एक चीज़ की, जैसे यहाँ पे क्या था क्वाड्रिलेटर था, एक पर्टिकुलर चीज़ की रेशो में पार्टीशन दिखाई दे रहे हैं। देखो 4 भी है, 5 भी है, 10 भी है, 11 भी है। एक क्वाड्रिलेटर को 4 हिस्सों में मतलब बोल रहे हैं हमने काटा हुआ है एक टाइप का, उसके जो एंगल्स हैं वो 4 हैं हिस्सों में हैं। तो हमें उसके एंगल्स बताने हैं टोटल कितने होंगे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे एक चीज़ को पोर्शंस में बताया हो तो उस रेशो का सम होता है वो इक्वल टू जो भी आपको दिया गया है, जैसे यहाँ पे आपको एंगल्स दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, तो यहाँ पे हमने बोला कि जो सम ऑफ रेशो होगा इक्वल टू सम ऑफ एंगल्स होगा। ठीक है, जो ओरिजिनल एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, उसके जो एंगल्स हैं उसका जो सम होगा तो वही सम क्या है, इस रेशो का सम होगा। अब हम इसे कैसे करेंगे, हमारे पास रेशो दी गई है 4 रेशो 5, 10 और 11, ये 4 रेशो दी गई है। हमें पता है इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। ठीक है, इसके सम के इक्वल होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर दिया हमने, इक्वेट कर दिया इक्वल से। अब देखिए हम इनका सम करेंगे, 5 4 9 10 19 और 11 कितना हो गया हमारा 30। तो मतलब ये एक टाइप की हमारे पास जो रेशो दी गई थी, रेशो वो हमारी 30 रेशो बनती है। ठीक है, हमें रेशो दी गई थी 4 5 10 11, वो इक्वल टू सम, तो ये 30 रेशो इक्वल टू कितना हो गया हमारा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो आपको पता होनी चाहिए एक क्वाड्रिलेटर के जो सम होता है एंगल्स का वो होता है हमारा
360। तो अब यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 360/30। तो यहाँ से हम देखेंगे हमारी क्या आ जाएगी आर की वैल्यू 12। तो अगर हमारे पास आर की वैल्यू आ गई तो ये क्या बता रहा है, एक रेशो। हमें पता है ये रेशो क्या होती है, कॉमन मल्टीपल है इन सब पार्टीशन का, क्योंकि हर एक पार्टीशन कुछ रेशो में कटा है। तो वो कॉमन रेशो कितनी थी जिसमें ये कटा है 12। अब वो उस 12 के आगे कितने मल्टीपल है वो इसी पार्ट से पता चल जाएगा। एक में 12 के 4 पार्ट हैं, एक में 5 पार्ट हैं, एक में 10 पार्ट हैं, एक के 11 पार्ट हैं। मतलब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें पार्टीशन हो रहा था एक क्वाड्रिलेटर का, या और भी एक ट्राइंगल का पार्टीशन हो रहा था उसके एंगल्स का, तो उसके जितने भी पार्टीशन दिए हैं उसको हम इक्वेट कर लेते हैं जो भी इन्होंने पूछी थी। जैसे यहाँ पे बोला था एंगल्स दिए हैं तो हमने इनको एंगल से इक्वेट कर लिया। रेशो थी इन द नंबर ऑफ 4, 5, 10 और 11। चार टुकड़ों में एक रेशो को काटा गया था। हमने देख लिया इस रेशो का सम इक्वल टू टोटल सम 30 रेशो इक्वल टू 360। तो रेशो आ गई 12। अब कहता है एंगल्स क्या होंगे। ठीक है, एंगल्स किस में आएंगे, एंगल्स उन्होंने बोला था हमें एक 4 रेशो में है, 5 रेशो में है, 10 रेशो में है, 11 रेशो में है। तो बस क्या करना है, इन सब को कॉमन जो हमारी रेशो थी कितनी 12 उससे मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आ जाएगा 12 4 48, 12 और 5 60, और ये कितना आ जाएगा 120, और ये कितना आ जाएगा हमारा 132। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बस ये याद रखना है आपको जो अभी आपको कंसेप्ट बताया है कि कभी भी कोई चीज़ आती है इक्वेट करके तो उसे इक्वल कर लेना है, उसका सम इक्वल कर देना है रेशो का इक्वल टू जो भी हमें एंगल्स का सम दिया गया है उसकी। बट आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटर के जो एंगल्स का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट में बोलता है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसको आप मतलब अगर उसने आपके लिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनाना होगा तो वो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन बनाएगा आपके लिए। तो आपको इसे अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, इस कंसेप्ट में क्या बोल रहा है कि जो रेशो है नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग ए एंड बी इज़ 6 एंड 8। ए और बी बैग में 6:8 है। ठीक है, हमारे पास एक ए बैग है इसमें 6 है, बी बैग है इसमें 8 है। कहता है 6 बॉल्स हैं जो उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम बी टू ए। तो अब देखिए ये जो बी है उसमें 8 बॉल्स हैं। 8 बॉल नहीं है ये, एक्चुअल में 8 रेशो है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास एक रेशो है 6 और 8। अब इसमें से 6 बॉल्स को निकाला जाता है और 2 बैग ए ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, तो बैग ए में 6 बॉल्स क्या हो जाती हैं ट्रांसफ़र। ये रेशो था, ये क्या है ये नंबर है। 6 बॉल्स निकली, 6 बॉल ऐड हुई। ठीक है, और कहता है देन उसके बाद क्या होता है नंबर ऑफ बॉल्स आर इक्वल इन ईच बैग। अब क्या होता है दोनों बैग्स में जो बॉल हैं वो इक्वल हो जाती है। तो इक्वल मतलब दोनों नंबर सेम, अगर वो वहाँ पे 15 है वहाँ पे 15, अगर वहाँ पे 100 है वहाँ पे भी 100। और अगर इन दोनों की हम रेशो देखें मतलब दोनों की इक्वल रेशो हो जाती है 1:1। कोई चेंज नहीं है इन दोनों में। ये भी हमारा किस में आ रहा है कंसेप्ट रेशो में। देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, आपको एक रेशो दी गई है उसमें कुछ नंबर्स को निकाला या ऐड किया जाता है और अगेन आपको बताया जाता है कि एक रेशो फॉर्म होती है। जैसे यहाँ पे तो उन्होंने इक्वल बताया, कभी कभी वो बोल देंगे कि जो नंबर ऑफ़ वॉल्स हैं वो इन द रेशो 4:3 हो जाएंगी। ठीक है, तो उसमें आपने यहाँ पे फिर क्या लिखना था, इसको रिप्लेस करके आपने क्या लिखना था वहाँ पे 4 और 3 लिखना था 1 और 1 की जगह। लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने इक्वल दिया है इसलिए हम इक्वल ही मान के चलेंगे। तो 1:1 ही मानेंगे हम। तो अब देखिए इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, क्यों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव। कंपैरेटिव क्या है, एक चीज़ को निकाल रहे हैं दूसरे में डाल रहे हैं, एक से माइनस हो रहा है एक में प्लस में हो रहा है। अब कुछ ना कुछ इनमें कंपैरिजन हो रहा है।
एक दूसरे से ये क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। अब हमें इनको कंपेयर करना पड़ेगा। इसको कंपेयर करने का तरीका क्या है, एक बार आपने इस रेशो को इस रेशो से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इस रेशो को इस नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। समझ गए? अगर नहीं समझ आया तो हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर आप देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एक कंसेप्ट को पहले हम पकड़ लेंगे, चाहे हम इस वाले को 1 को पकड़ लें चाहे फिर इसको पकड़ लें। चलिए पहले हम 1 को करते हैं। क्या बोला मैंने, इस रेशो को इस रेशो के जो नंबर हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देन हमें इस रेशो को नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और फिर उन दोनों जो हमारे रिज़ल्ट आते हैं उनको इक्वेट कर देना है। इसके ये कंसेप्ट है। सबसे पहला क्या आता है, हमने फर्स्ट स्टेप देखिए, रेशो को इन दोनों को हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। एक है 6, एक है 8, एक है 1 और एक है 1। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 और 8, यही आएगा। और जब भी हमने अब एक चीज़ यहाँ पे और दिखनी है, देखा ना आपने कि क्या क्या आ रहा है हमारे पास। चलो ये 6 और 8 में आपको उसी के डायरेक्शन में बताता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अगर हम इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम लिख देते हैं 6 यहाँ पे आ रहा है मान लीजिए और 8 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हमने एक ये कर लिया, चलिए दूसरा भी पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा हमने क्या बोला, रेशो और नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। ये आगे हमारे पास रेशो और ये आगे हमारे पास नंबर, एक प्लस में लिखा है एक माइनस में लिखा है। तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये यहाँ पे होगा तो हमारे पास 36 आ जाएगा और ये यहाँ पे होगा तो हमारे पास क्या आएगा, 48। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने इन दोनों को इक्वेट करना है। इक्वेट करने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा यहाँ पे साइन क्या है। यहाँ पे क्या साइन था, एक प्लस और माइनस, मतलब ओपोजिट। और आपको पता है ओपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं मतलब एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, एक दूसरे दूर नहीं जा रहे मतलब क्लोज हो रहे हैं। ये एक ट्रिक है इस चीज़ को याद रखने की कि ऑपोजिट अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर ऑपोजिट अट्रैक्ट कर रहे हैं तो मतलब वो ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब ये दोनों चीज़ें प्लस हो जाएंगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है रेशो को रेशो से मल्टीप्लाई करने का, एक आता है रेशो को नंबर से मल्टीप्लाई करने का, और थर्ड कंसेप्ट कौन सा आता है, साइन कौन से हैं। ये प्लस है ये माइनस है, और प्लस और माइनस क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वैल्यू बढ़ा देते हैं। तो अब ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद रेशो आई, और जो इस दूसरे स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो हमारी रेशो आई थी, इन दोनों में कौन सा साइन होगा वो डिपेंड करता है इन दोनों साइंस के रिलेशन में। ये ऑपोजिट होंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 14, क्योंकि ये दोनों रेशो थी तो इसलिए हम मान के चलेंगे कि ये 14 रेशो आ रही है। इक्वल टू ये क्या हो गया हमारा प्लस, ये एक टाइप का हमने नंबर से किया तो इसको हम लेंगे कि ये नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 86 और 84। ठीक है, तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, वो 14 को जब हम 84 से डिवाइड करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, आर इक्वल टू आ जाएगा हमारा 6। अब हमारी जी आर की वैल्यू निकल चुकी है। अब हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं अब हम बोल सकते हैं कि जनाब ये जो हमारा आर निकला है इसको हम यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर सकते हैं और वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या पूछी है, फाइंड द नंबर ऑफ वॉल्स इन बैग बी इनिशियली। तो बी में इनिशियल, ये इनिशियल स्टेज थी, ये उसमें से कम ज़्यादा हुआ था और ये फाइनल स्टेज थी। इनिशियल स्टेज में बी में कितनी बॉल थी जी, वो 8 थी, लेकिन उसके साथ रेशो का रिलेशन था। तो रेशो की वैल्यू हमें पता है कितनी निकली थी 6, और वो किसके साथ कितना था उसका 8। तो हम बोल सकते हैं इक्वल टू 48
ये हमारी इनिशियल नंबर ऑफ बॉल्स थी इन बैग बी। तो ये होता है कंपैरेटिव मेथड। ठीक है, एक बार आपको मैं इसको फिर से शॉर्ट में समझा देता हूँ, क्योंकि एक बार कभी कभी चीज़ समझ नहीं आती। इस वीडियो को आप फिर से देखना, फिर भी समझ आ जाएगा। इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेना, और अगर बाई चांस आपको नहीं आ रहा है तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ इसमें होता क्या क्या है। पहले तो मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। ठीक है, पहला स्टेप क्या आ गया, रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे रेशो से। ठीक है, ये रेशो कौन सी है, आप इसको मान लीजिए इनिशियल रेशो, और ये कौन सी रेशो, फाइनल रेशो। दूसरा क्या आता है, जो रेशो है हमारी इनिशियल वाली, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम जो भी हमने चेंज लाए इन इनिशियल कंडीशन। जो भी हमने इनिशियल कंडीशन में चेंज लाया उससे हमने इसको मल्टीप्लाई करना। थर्ड, हमने चेक करने हैं साइन। वो साइन क्या है, अगर तो वो साइन ऑपोजिट होंगे तो वो प्लस साइन ले आएंगे। अगर वो साइंस सेम होंगे, अगर मान लीजिए दोनों में से बॉल रिमूव होती तो वहाँ पे माइनस आएगा। और जो लास्ट आपका स्टेप था इक्वेट करने का, तो वो आप इक्वेट कर देंगे। किस किस को इक्वेट कर देंगे आप, इक्वेट कर देंगे आप स्टेप 1 एंड स्टेप 2 को। तो ये देखिए, इतनी छोटी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये एक बार अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो आप कभी भी पेपर में मार नहीं खाओगे ना, पेपर में आसानी से निकाल लोगे। अब इसको एक बार मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ फिर से, ताकि आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे फिर से। ठीक है, 6:8 आ गया हमारा क्या, ये। फिर 6 बॉल्स को बी से निकाला, 6 बॉल्स को ए में डाला, ऊपर लिख देते हैं हम ए और बी। ठीक है, फिर एक रेशो निकल गई हमारे पास 1:1 इक्वल हो गया, क्योंकि सब कुछ। अब हमने बोला फर्स्ट स्टेप में इनिशियल रेशो को मल्टीप्लाई करना है फाइनल रेशो से, और ये कौन सा मल्टीप्लाई था, क्रॉस मल्टीप्लाई, ध्यान रखना। ठीक है, मतलब हमने इनिशियल रेशो को फाइनल रेशो से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया, 6, और एक आ गया हमारा मल्टीपल 8। ठीक है, दूसरे केस में क्या हुआ, इनिशियल रेशो को हमने जो चेंज आए हैं इनिशियल कंडीशन में, ये वाले चेंज, इनसे मल्टीप्लाई करना है। ये आ गया इनिशियल कंडीशन, ये आ गई चेंज। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया हमारा 6 और 6 36, 8 और 6 48। ठीक है, अब हमने बोला साइन चेक करने हैं, ऑपोजिट हुए तो प्लस कर देने हैं। ये चीज़ें अब इनमें क्या रिलेशन होगा वो हमने इस साइन से देखना है ना, ऑपोजिट होगा तो प्लस कर देना। ये देखिए, ये प्लस था, ये माइनस था, ऑपोजिट साइंस थे, तो इनका मतलब इन दोनों में प्लस का रिलेशन होगा। और फिर हमने क्या करना है, इक्वेट करना है जो भी स्टेप 1 और स्टेप 2 में किया। स्टेप 1 में हमने ये किया, स्टेप 2 में हमने ये किया। ठीक है, अब इन दोनों को हमने क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाता 14 इक्वल, और यहाँ से हमारा क्या निकल के आया था 84। ये 14 रेशो में होना था। आर की वैल्यू क्या निकल के आनी थी 6। और फिर उन्होंने बोला था बी में इनिशियली कितनी बॉल्स थी, तो बी में इनिशियली 8 रेशो बॉल्स थी। तो 8 रेशो बॉल्स थी, इट मीन्स 8 इंटू आर, और आर की वैल्यू हमें पता है कितनी है 6 है, तो इट मीन्स 48 आपका क्या आ गया आंसर। अगर वो पूछते ए में कितनी बॉल्स थी तो हम बोल सकते थे ए में 6 आर बॉल्स थी, मतलब 6 इंटू 6 36 बॉल्स थी। अगर वो पूछता, चलो छोड़िए, इतना आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, बस इस तरीके से आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं। और
एग्ज़ाम में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेशो प्रोपोर्शन का। तो ये कंसेप्ट आपको आना ही चाहिए, कोई भी डाउट होगा तो आप हमें फिर से पूछ सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, रेशो बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ डैट नंबर इज़ 4:1। कभी भी ऐसा 2 डिजिट का कुछ आए तो आप थोड़ा उसमें बाय ऑप्शन चल सकते हैं। ऑप्शन देखिए क्या वो कह रहा है, 2 डिजिट नंबर हैं, देखिए सारे 2 डिजिट नंबर हैं, पहली कंडीशन हमने बोला ओके, उसका और जो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ डैट नंबर, मतलब इन दोनों का सम, इन डिजिट्स का सम आपस में सम करेंगे तो उनकी जो रेशो है वो निकल के आएगी 4:1। अच्छा जी, चलिए देखते हैं। 2 डिजिट नंबर 44, रेशो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ डैट नंबर कितना हो गया इन दोनों का सम, 4 + 4 8। क्या ये रेशो 4:1 निकल सकती है? जी बिल्कुल नहीं निकलेगी। सेकंड ऑप्शन देखिए 4 और 6, 46 और इन दोनों का सम 10, क्या इसकी रेशो 4:1 है? बिल्कुल नहीं है। अब थर्ड क्या है 48 और उसका क्या आ गया सम 12, क्या इसकी रेशो 4:1 है? जी हाँ, इसकी रेशो क्या है 4:1 है। देखिए 12 1 12, 12 4 48। उसका मतलब ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो उसे थ्रू ऑप्शन ही कर ले तो वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम अगला कंसेप्ट देखते हैं अपना। कह रहा है इफ़ द रेशो ऑफ मैन टू वुमेन एट पार्टी इज़ 4:7। तो हमने बताना है नंबर ऑफ पीपल एट द पार्टी। देखिए फिर से क्या हुआ जी, मैन और वुमेन दो हैं, उनकी रेशो है 2, और कह रहा है नंबर ऑफ पीपल, मतलब एक टाइप का उसने पूछ दिया कि देखिए टोटल बताओ आप कितने हैं, उसमें पार्टीशन है मैन और वुमेन का। तो मैंने आपको बोला था कभी भी आपको अगर टोटल से कुछ पार्टीशन दिया जाए तो आप समझ लीजिए यहाँ पे सम करके इक्वेट करने का कंसेप्ट है। तो इसका मतलब 4:7, ये 2 रेशो है, इक्वल टू क्या होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ पीपल एट पार्टी। ठीक है, हम इसको पीपल ही लिख देते हैं, ये इक्वल टू टोटल पीपल हो गए। अब यहाँ पे क्या आ गया हमारा 11 इक्वल टू पीपल। अगर ये रेशो इस पीपल को डिवाइड कर रही है तभी तो इस रेशो की कोई वैल्यू निकलेगी। इसका मतलब जो टोटल नंबर हम पीपल होंगे वो 11 से डिवाइड हो सकता होगा। तो 64 11 से डिवाइड नहीं होता, 70 जी नहीं होता, 50 जी नहीं होता, 66 जी होता है। तो ये आ गया हमारा टोटल नंबर ऑफ़ पीपल जो पार्टी में थे, और इसमें जो मैन 4 में है और वुमेन 7 में है। तो आप निकाल भी सकते हैं कि इसमें से मैन कितने होंगे वुमेन कितने होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट, बस इसमें यही ध्यान रखना है कि अगेन टोटल दिया था, पार्टीशन दिया था, तो समेशन इक्वल टू टोटल हो जाएगा। बस यहाँ पे आपको टोटल फाइंड करना था। समेशन से हमें रेशो निकल चुकी थी और उसका एक हमें पता चल सका था कि 11 ही एक ऐसा नंबर है जो हमें टोटल पीपल से डिवाइड होके एक रेशो की वैल्यू दे सकता है। तो हमने पीपल एक देख लिए जो 11 डिवाइड कर सके, तो वो हो गया हमारा 66। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लेना। कोई समझ ना आए उसको बार बार देखो, फिर भी समझ ना आए तो कमेंट करो ताकि हम आपको किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। अब आगे पूछता है कि नंबर 84 है उसको डिवाइड किया जाता है 2 हिस्सों में, और इस तरीके में कि जो फोर्थ पार्ट है फर्स्ट का। अब देखिए 84 है उसको 2 हिस्से में डिवाइड किया जा रहा है, हम मान लें x और y। कह रहा है जो फोर्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या हुआ 1/4 x, एंड द फिफ्थ पार्ट ऑफ द सेकंड, और ये सेकंड है इसका फिफ्थ पार्ट क्या हुआ 1/5 y, और ये दोनों है इन द रेशो 1:2। ठीक है, ये दोनों रेशो में है ऑफ 1:2। ठीक है, बस आपको इसमें रेशो ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट दिखानी है, मतलब आपको x रेशो y की वैल्यू दिखानी है, क्योंकि पार्ट तो यही है ना, फर्स्ट पार्ट
सेकंड पार्ट। तो हमें इन दोनों की रेशो निकाल के दिखानी है। अब देखिए आपको पता है ना, जो रेशो होती है उसका मतलब डिवीज़न भी होता है। तो हम रेशो को जब लिखते हैं उसको डिवीज़न की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को मैं आपको अब थोड़ा छोटा करके बताता हूँ। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं 1/4 x अपॉन 1/5 बाई, ठीक है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 1/4 x डिवाइडेड बाय 1/5 y। और इसी को हम, जब आपको पता है साइन हम इंटरचेंज करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5/y। चलो 1 भी लगा देते हैं यहाँ पे आपके। बस इसी चीज़ को लिखने के ये सारे तरीके हैं। जो आपको इजी लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। और ये इक्वल टू क्या है, 1:2 के, तो उसको भी हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप मेरी सुने तो आपके लिए इजी ये रहेगा, इसको और इसको इक्वेट आप कर लेंगे, क्योंकि ये हमने इसी को निकाला है, इसका ही लिखने का तरीका है। और अब हम जब इनको इक्वेट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, 5x/4 इक्वल टू 1/2। ठीक है, और हमें x और y की रेशो निकालनी थी। तो देखिए ये तो बहुत आसान हो गया, x और y ऑलरेडी रेशो में आ चुके हैं, बस हमें इस 5 और 4 को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे। तो हम लिख देंगे x/y इक्वल टू, ये 4 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस, और ये 5 इसके साथ, 4 × 1 4 एंड 5 × 2 10। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बताइए आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आपका आंसर, 4:10। लेकिन आपको ऑप्शन में तो ये दिख नहीं रहा। तो अब क्या करेंगे, आपका गलत निकाल दिया क्या आपने कुछ, जी नहीं। रेशो का हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, हो सकता था यहाँ पे आपको एक ऑप्शन होता, मान लीजिए इसकी जगह 4:10 लिखा होता, तो आप क्या करते, 4:10 आ गया जी, हमने निकाल लिया 4:10, तो चलिए जी ये हमारा आंसर। आप घर आते, आप देखते, और आपका एक जो मार्क्स था यहाँ से, एक इस क्वेश्चन के लिए वो नेगेटिव मार्किंग में चला जाता, और हो सकता वो आपका एग्ज़ाम क्लियर करने में भी बाधा डालता। इसलिए ध्यान रखना है, रेशो में जो हमेशा फाइनल आंसर होगा वो एक ऐसी रेशो होगी जो फर्दर आपस में कट नहीं सकती होगी, आपस में एक दूसरे को किसी भी मल्टीपल से काट ना सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे थे ये दोनों क्या हो सकता था, 2 से डिवाइड हो सकते थे। तो ये आ गया हमारा 2:5। तो ये होता हमारा आंसर, सी होता हमारा आंसर, ना कि बी। तो हमेशा ध्यान रखना है इसमें कि रेशो का जो भी हमेशा आंसर आएगा वो एक ऐसा रेशो आएगी जिसको हम फर्दर काट नहीं सकते किसी भी नंबर से। इसको हम काट सकते थे, इसलिए ये हमारा आंसर कभी नहीं बनेगा, और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले कंसेप्ट पे। यहाँ पे देखिए क्या किया है उन्होंने, अगेन A:B+C दिया है, C:A+B दिया है, और पूछा B:A+C है। अब देखिए आप तो सोचेंगे यार, ना तो B कहीं कॉमन दिख रहा है, ना तो A+C दिख रहा है इन दोनों में, तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे। ये भी आपके लिए एक, मान लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि आप नॉर्मल जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताए थे पिछली, प्रोपोर्शन के फार्मूला यूज़ करके रेशो का इन्वर्स निकालना, वो तो आप कर लेंगे। लेकिन कुछ इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, जब तक आपने ये पता ही नहीं होगा ना कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में, आपको कभी नहीं निकाल पाओगे। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अपनी एक नोटबुक पे कंसेप्ट लिख लीजिएगा कि इस कंसेप्ट पे कैसे क्वेश्चन आता है और हमें उसे कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, A:B+C अलग आ गया,
तो हमने 1:3 लिख दिया। दूसरे में क्या है, C/A+B 5:7। सिंपल याद रखना है, कुछ भी दिया हो ढूंढने के लिए पहले हमें A, B और C को अलग अलग करना है। और अलग अलग कैसे करना है, इसके कुछ स्टेप्स हैं, ये आपने खुद ही याद कर लेने हैं। जैसे जैसे मैं बोलूँ, इन दोनों का सम कितना है 4, इन दोनों का सम कितना है 12। बस इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर देखिएगा कमाल क्या होता है। चलिए पहले हम इस 12 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए के नीचे कितना बन जाएगा, 12 × 1 12 और 12 × 3 36, 4 × 5 20 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो कितना आ जाएगा 28। अब देखिए, अब ये जो बीच में हुआ है इसको आप भूल जाइए। अब देखिए, ये ए के करस्पॉन्डिंग में क्या आ रहा है 12, बी प्लस सी के क्या आ रहा है 36, सी के क्या आ रहा है 20 और ए प्लस बी के क्या आ रहा है 28। अब ये है आपके एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए, बी प्लस सी, सी और ए प्लस बी की। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, अलग अलग करना है। अब देखिए, ए अपनी एक सिंगल वैल्यू दे रहा है 12, तो इसका मतलब ए का क्लियर हो गया जी 12 होगा। सी अपनी एक सिंगल वैल्यू दे रहा है जी 20, तो हमने देख दिया सी की एक वैल्यू होगी 20। अब बचा बी। अब बी को हम यहाँ से निकाल सकते हैं या फिर यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से करेंगे, बी प्लस सी कितना आ रहा है 36 है, तो हमने बोला बी प्लस सी अगर 36 है तो सी की वैल्यू तो हमने देखी कितनी है 20, तो सी 20 है, तो बी प्लस 20 इक्वल टू 36 अगर होगा तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 माइनस 20 इक्वल टू 16। तो इसका मतलब हमारे पास v की वैल्यू क्या निकल के आएगी 16। अच्छा, मान लीजिए कोई कहता है मैं b प्लस सी 36 क्यों लूँ, मैं a प्लस वी से देखूंगा कि v की वैल्यू क्या निकलती है। तो जी उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो भी देखेगा। a प्लस वी की वैल्यू कितनी है 28, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 12, तो देखिए हमने लिखा 12 प्लस बी इक्वल टू 28, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 28 माइनस 12, तो यहाँ से b कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास अगेन 16। तो हमें पता चल गया कि a की वैल्यू 12, b की वैल्यू 16 और c की वैल्यू 20। ये हमारा है a, b और c की वैल्यूज़। अब देखिए जो भी पूछा गया है उसको क्या करना है, एक बार आराम से चेक कर लेना है। जी बताओ क्या पूछना चाहते हो, बी और ए प्लस सी, कोई बात नहीं। अच्छा बी लीजिए, बी हमारा आ गया बी 16 और ए प्लस सी अलग से पूछ रहे हो, कोई बात नहीं जी। ए प्लस सी 12 प्लस 20 कितना हो गया आपका 32, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन अगेन वही बात, आपने देखा यहाँ पे 16 और 32 है ही नहीं, और अगर होता तो आप टिक नहीं करोगे क्योंकि आप देख पा रहे हो 16 और 32 ये कट जाते हैं। और कैसे, 1:2 में। तो आपका आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर ए। तो कंसेप्ट आपको समझ आ गया, एक बार फिर से इस कंसेप्ट को आप समझ लीजिए। क्या किया हमने, पहले a की वैल्यू और b प्लस सी की वैल्यू लिखी 1 3, देन c की वैल्यू 5 और a प्लस वी की 7 दी थी, a प्लस वी के नीचे 7, फिर इन दोनों का सम किया 4, इन दोनों का सम किया 12, ठीक है, और इन दोनों का जो किया था 4, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों से। जो जो नंबर आ गए हमारे क्रॉसपॉन्डिंग, किसके क्रॉसपॉन्डिंग, ए के क्रॉसपॉन्डिंग 12, ए ने अपनी वैल्यू दिखा दी, वी के क्रॉसपॉन्डिंग बी प्लस सी के ये था, सी ने अपनी इंडिपेंडेंट वैल्यू दिखा दी और ए प्लस वी ने अपना जॉइंट वैल्यू दिखा दी। ए की वैल्यू हमारी निकल गई 12 यहाँ से, सी की वैल्यू निकल गई हमारी 20, वी को ढूंढना था, बी को हम या तो यहाँ से ढूंढ सकते थे या तो यहाँ से, दोनों में से हमने दिखा दिया आपको ढूंढ के, आपको जो ठीक लगे आप ढूंढ लो।
बी की वैल्यू 16 आ गई। बी की वैल्यू 16 पुट कर दी, ए प्लस सी का हमने यहाँ से सम ले लिया 32, और दोनों की रेशो हमने लास्ट एंड तक जितनी रेशो कट सकती है उसके बाद हमने देख लिया 1:2, और वो हमने आपको आंसर बता दिया। तो ये थे। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको अपडेट देंगे। आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं जहाँ पे हम ऑफिशियल तरीके से काम कर रहे हैं। वहाँ पे हम मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको क्विज़ेस प्रोवाइड कर रहे हैं, कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में जो पेपर सेट कर रहा है इंसान, उसकी डिमांड क्या है, और उसकी डिमांड डिपेंड करती है कंसेप्ट्स पे कि एक टॉपिक पे क्या कंसेप्ट्स वो बना सकता है, कितने मेथड्स वो यूज़ करके वो आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। और वही हम तरीका अपने इन वीडियोस में, अपनी इस वेबसाइट पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे जो क्विज़ डालते हैं, या अपनी वेबसाइट पे जो भी अपडेट, जो भी क्विज़, जो भी मॉक देते हैं, उन सब में हम उसी जो क्वेश्चन फ्रेम करने के जो उनके मेथड्स हैं उनको यूज़ करके आपके लिए काम कर रहे हैं। तो आपको हमारे साथ जुड़ना है। कोई भी डाउट हो उसके लिए, कोई भी क्वेरी हो उसके लिए हमें कांटेक्ट करें। अलग अलग हमने लिंक अपनी बायो में दे दिए हैं वीडियो के नीचे। चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करना है। धन्यवाद।